तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के अधिवेशन की। साबरमती पर 64 साल बाद लौटी है कांग्रेस। आखिर क्या है इसकी वजह, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? 64 साल बाद अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सोनिया गांधी और राहुल गांधी सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। 2 दिनों के इस महाधिवेशन में कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर चर्चा करेगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा प्रियंका गांधी को बड़ी जिम्मेदारी देने का भी है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी कहते हैं कि राहुल गांधी ने संसद में चैलेंज किया था कि गुजरात में बीजेपी को हराएंगे, भले ही यह मुश्किल हो, लेकिन राहुल गांधी की आक्रामकता कांग्रेस को मजबूत करेगी। कुछ दिन पहले अपने गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था, यहां कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, ऐसे 25 नेताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ऐसे जो तमाम नेता हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए। पार्टी संगठन के बारे में राहुल गांधी का यह वक्तव्य ऐतिहासिक हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर महासम्मेलन में कुछ रेजोल्यूशन को पास कराकर क्या संगठन को मजबूत किया जा सकता है? क्या सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से संगठन मजबूत होंगे? विरासत पर अपना दावा मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी इस अधिवेशन में सरदार पटेल और महात्मा गांधी का नाम बार बार ले रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पटेल की विरासत को दुनिया के सामने बीजेपी ने आगे किया, फिर कांग्रेस के दावे को लोग कहां तक मानेंगे? संविधान बचाओ के नारे के साथ कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए डॉक्टर अंबेडकर को भी अपनी विचारधारा में और अपनी विरासत में शामिल कर रही है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के साथ पार्टी ने कितना इंसाफ किया है यह बताने की जरूरत नहीं है, यह सब इतिहास है। क्या गांधी परिवार को यह एहसास हो गया है कि लोगों के बीच परिवार की चमक धीमी और फीकी पड़ गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को गांधी जी, पटेल और अंबेडकर की विरासत से अपने आप को जोड़ना पड़ रहा है? सवाल बड़ा है। गांधी जी कांग्रेस पार्टी की भूमिका सिर्फ स्वाधीनता संग्राम तक ही मानते थे। उन्होंने पार्टी को खत्म करने की सलाह दी थी, लेकिन गांधी सरनेम की जरूरत 75 साल तक आखिर क्यों पड़ी है? भारतीय कांग्रेस पार्टी का स्वाधीनता संग्राम में पहचान जन आंदोलन को लेकर था। आज यह पार्टी परिवार की सत्ता की भूमिका में रह गई है और विरासत का नाम सिर्फ सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि कांग्रेस के भविष्य के लिए यह एआईसीसी मीटिंग टर्निंग पॉइंट होगी। Will be a turning point for the Congress party in the future. So this is a place of Mahatma Gandhi ji. We are celebrating 100 years of Mahatma Gandhi ji's leadership in the Congress party and who gave us freedom for this country. तो ये टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता, लेकिन हर बार इस तरह के बयान आते हैं, हर अधिवेशन में इस तरह के बयान आते हैं। तो कितना टर्निंग पॉइंट होगा ये वक्त बताएगा और देखने की बात होगी। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि न्याय पथ थीम के साथ हम गुजरात में साबरमती के तट पर संकल्प लेंगे और संघर्ष करेंगे। आजादी के वक्त जब लड़े तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी और ऐसा ही एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी और गुजरात से ही एक आवाज उठी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक अहम रहे और उनकी 150वीं जन्म जयंती बर्थ एनिवर्सरी के 150 ईयर्स है सरदार साहब के, उस वक्त पे गुजरात की भूमि पे ये हो रहा है। हमारा जब भी आईसीसी का सेशन मिलता है एक नई दिशा दृष्टि आने वाले दिनों का प्लान बनता है और वो उसी रेजोल्यूशन के अंदर से बातें निकलती है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों का ज्ञान संविधान के प्रति सतही और हल्का है। राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते होंगे। अब उन्होंने ये बयान में कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ।
इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सीआर केसवन का कहना है कि महात्मा गांधी की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन सरदार पटेल को भारत रत्न तक नहीं दिला पाई कांग्रेस। Today that they are having the Congress session in Gujarat because it is the 100th anniversary since Mahatma took over as Congress president, and it's the 150th birth anniversary of Sardar Patel. What a fountainhead of hypocrisy the Congress is. See how they have completely gone opposite to Sardar Patel and Mahatma Gandhi, and now they are preaching this. Wasn't it the Congress party which insulted Sardar Patel by denying him the Bharat Ratna? और ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे कांग्रेस पार्टी से जब वो जाहिर तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी पर अपनी विरासत का दावा पुष्ट करने और उसको पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। 2 लोग फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, उसकी नीतियों के, और ये समझा जाता है कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। और जो सवाल दरअसल उठता है कि आखिर इतने समय के बाद 64-65 साल लगा दिए गुजरात वापसी में, जब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पटेल जी का जो नारा था, जो उनके कार्य थे और जो दरअसल उनकी लाइन थी, वो बीजेपी ने ले ली और हमारे साथ में जो तमाम वोट बैंक था वो तो हाथ से खिसकता ही जा रहा है। अब हमारे महापुरुष भी है, वो भी जो है कहीं खिसक ना जाएं। तो ये क्या कहेंगे कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते? एग्जैक्टली यही गीत मैं अभी गुनगुना भी रहा था कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, कि 64 साल के बाद अगर कांग्रेस पार्टी का ये अधिवेशन साबरमती के आश्रम के पास पहुंचा है उस वहाँ पे, तो आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आखिर ये, अच्छा अब उसके साथ अगर आप देखिए कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि ये कांग्रेस में बेलगावी में गांधी जी के 100वीं जो अभी जयंती मनाई गई थी वहाँ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के, उसी का ये कंटिन्यू कांग्रेस पार्टी का ये गुजरात का भी ये महाधिवेशन है। अब सवाल है कि गांधी के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी जोर शोर से सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी नाम लिया जा रहा है, उनको भी अपनी विरासत का एक हिस्सा बताया जा रहा है। तो ये सवाल तो उठेगा कि क्या ये जित कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और 1700 से ज़्यादा यहाँ पे एग्जीक्यूटिव उनके हैं, क्या इनमें से कोई भी एक हिमाकत करेंगे कि वहाँ गुजरात में अहमदाबाद से पास में ही है जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दुनिया के सबसे ऊंची मूर्ति आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का, सरदार साहब का वो मूर्ति खड़ी है, तो क्या ये वहाँ पे जाएंगे और सरदार साहब को नमन करेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने पता है कि सरदार साहब के लेगेसी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बढ़ाया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर होते हुए और आज प्राइम मिनिस्टर होते हुए, शायद कांग्रेस बहुत पीछे छूट चुकी है इस क्लेम लेने में। रही बात जो इस आज की बैठक को लोग इम्पोर्टेंट क्यों कह रहे हैं कांग्रेस का, तो ये बात हमको समझना चाहिए कि इस बैठक में अभी तक जो पिछले साल में आप बैठक देख रहे हैं बेलगावी से होते हुए मध्य प्रदेश के अम्बेडकर जी के जन्मभूमि पे और वहाँ से लेते हुए आज अभी राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद में, तो इसके पीछे जो विरासत को लेके कांग्रेस पार्टी की एक अकोलाहट है वो साफ साफ दिख रही है इन तस्वीरों से। आप वहाँ देखिए कि वहाँ जय बापू जय भीम के साथ में, यहाँ जय बापू जय भीम के साथ में आपने भीमराव अम्बेडकर को भी शामिल किया। उस लेगेसी में आपने थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आते आते अपने पोस्टर से नेहरू जी और इंदिरा जी का पोस्टर भी गायब कर दिया। अब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आपने गुजरात में जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को जब तक आप वो स्वतंत्रता संग्राम की कांग्रेस पार्टी नहीं बनाएंगे तब तक शायद नेहरू गांधी की ये जो कांग्रेस पार्टी का बन के रह गई है, शायद उसकी भूमिका अब कमजोर हो रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि घोषित और अघोषित तौर पे अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, तो क्या राहुल गांधी अभी तक जितने अभी महाधिवेशन में रिजोल्यूशन आए हैं, किसी भी एक रिजोल्यूशन में या राहुल गांधी के अपने जितने अभी तक आंदोलन किए हैं, किसी भी एक आंदोलन में अभी तक क्या स्टिक रह पाए हैं? क्या कांग्रेस पार्टी फार्मूला दर फार्मूला जो सत्ता के लिए ढूंढ रही है, वो पार्टी जो पार्टी अभी हमारे साथ में ये हम लोग खुशनसीब हैं कि अभी दुष्यंत नागर जी हैं,
उनको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आपने, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में भट्टा परसोल में किसानों के लिए आंदोलन शुरू किया था। आज आते आते अगर राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा बने थे लैंड एक्विजिशन के खिलाफ में, तो उन्हीं के स्टेट में तेलंगाना में पिछले कई दिनों से हैदराबाद के स्टूडेंट और वो सारे लोग वहां जो लड़ रहे हैं, वहां एक फाइट कर रहे हैं, आखिरकार कोर्ट को फैसला देना पड़ा था। उस लैंड एक्विजिशन के बारे में राहुल गांधी के पास में क्यों शब्द नहीं था? जो किसान नेता के लिए, किसान के लिए ये बात करते थे, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, तो पंजाब में जिस तरह से किसानों को पीटा गया भगवंत मान सरकार की तरफ से की ओर से, अब देखा गया कि उस सारे धरने को उखाड़ दिया। राहुल गांधी के एक ट्वीट आपने नहीं देखा किसी हैंडल पे। तो ये जब तक आप नेता बनते हैं और सिर्फ आपका एम और टारगेट सिर्फ मोदी के खिलाफ में, पीएम के खिलाफ में आपका सब सारा फॉर्मूला होता है, तो शायद इस देश का जो जनमानस है वो एक राजनेता के रूप में आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए आप विरासत को ढूंढ रहे हैं। अपने साथ कभी गांधी, तो अपने साथ कभी पटेल, अपने साथ कभी अंबेडकर और ऐसे महापुरुषों को शामिल कर रहे हैं। जी ठीक है। दुष्यंत नागर के पास चलेंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर, आपने सुना और जाहिर तौर पर ये सवाल पूछा जाएगा कि विरासत के लिए इतनी अकुलाहट क्यों, और 64 साल लग गए गुजरात वापस पहुंचने में, तब जबकि ये कहा जा रहा है और ये आपने देख रहे हैं कि चाहे वो पटेल की बात हो, मतलब सरदार पटेल की बात हो या फिर अंबेडकर जी की बात हो, आपको लगता है कि ये हाथ से निकले जा रहे हैं? उस दौरान तो विरोध किया ही था, लेकिन कम से कम इनकी विरासत तो अपना ही ले। देखिए, कांग्रेस पार्टी चीजों का प्रचार प्रसार करने में कमजोर रही है। कांग्रेस का प्रचार विभाग आज भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष कहीं नहीं टिकता। ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरदार साहब ने अपने जीवन का सबसे पहला जो आंदोलन शुरू किया था वो किसान आंदोलन शुरू किया था, लेकिन जैसा कि आदरणीय मिश्रा जी ने कहा कि भाई उनकी विरासत को कांग्रेस ने आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं बताना चाहता हूं, जमींदारी उन्मूलन कानून बनाया कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू जी ने। राजाओं के जो विशेष अधिकार थे उनको समाप्त करने का काम इंदिरा जी ने किया, वो भी सरदार साहब का सपना था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का काम किया, आम आदमी को अधिकार देने का काम किया। और जो भूमि अधिग्रहण बिल जो पास हुआ है वो उसी आंदोलन की शुरुआत सरदार पटेल साहब ने कभी आजादी से पूर्व में की थी, जो किसानों को उनका जमीन का मालिकाना हक देने का काम किया है वो राहुल जी ने किया है, राहुल जी के नेतृत्व में हुआ है। हाँ, इन बातों को आम जनता तक पहुंचाने में कांग्रेस बुरी तरह से विफल रही। ये पहुंचाने में विफल क्यों रही, इसके पीछे भी सवाल होगा। चलिए हम आपका पहली बात अगर मान ले तो पहुंचाने में विफल इसलिए तो नहीं रही कि क्योंकि परिवार में ही उलझ कर रह गई। नेहरू जी के साथ में तो जो कंटेंडरशिप पटेल जी की थी वो तो रही ही रही, पूरे जीवन भर उनके पूरे उस दौरान चली जब तक वो पॉलिटिकल राइवल्स रहे। लेकिन बाद में लगने लगा कि भाई परिवार को आगे बढ़ाना है, तो जो पॉलिसी नेहरू जी लेकर चले थे उसी को आगे लेकर चलना था। नेहरू जी के प्रधानमंत्री पहले आम चुनाव से पूर्व ही सरदार साहब का आकस्मिक निधन हो गया था। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा वो सब तो इतिहास में दर्ज है। बीच में ये सब जो संघ समर्थक हमारे लोग हैं वो चलाते हैं कि नेहरू जी के और पटेल साहब के बीच में मतभेद दे। अरे नेहरू जी, इंदिरा जी, राहुल गांधी तक सरदार पटेल के सपनों के भारत को आज भी बना रहे हैं, आज भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। ये लोगों को बताने की जरूरत है, इसे बताने में ये लोग फेल हुए हैं। दूसरा, मैं आपने जिक्र किया गरीबी उन्मूलन का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम चला यूपीए की सरकार में, जिससे 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकालने का काम किया, ये सरदार पटेल जी का ही कार्यक्रम। तो सरदार पटेल की उपलब्धियां आप क्यों गिना रहे हैं? सरदार पटेल की उपलब्धियां उससे कोई ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा है। मुझे लगता है देश भी नहीं रखता, हमारे साथ जो पैनल में मौजूद है सारे लोग वो भी नहीं रखते। तो वो उस पर ना इत्तेफाकी तो कांग्रेस नहीं रखी थी। मतलब अगर इतना सारा काम किया था, ये सवाल आज भी पूछा जा रहा है। ये सवाल जो है दुष्यंत जी आज भी पूछा जा रहा है कि जब इतने महान नेता थे, भारत रत्न क्यों नहीं दे दिया? किसको नहीं दिया उनको छोड़कर? मतलब किस को दे डाला और सरदार पटेल को उस लायक नहीं समझा? सरदार पटेल
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, मैं समझता हूं इनको देश ने भारत रत्न से भी बड़ा रत्न माना। ये हुई बात, महात्मा गांधी को ये भी भारत नहीं रत्न से दिया, ऊपर महात्मा है। गांधी जी को भी नहीं दिया, निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं, और ये सच्चाई है। ये तीनों व्यक्तित्व, ये तीनों शख्सियत ऐसी हैं कि इनकी आने वाली मतलब पीढ़ियों को इंतजार वो रहेगा जो कि कोई ऐसी है शख्सियत वो पैदा हो। भारत रत्न से ऊपर थे, चुनाव में उनके खिलाफ भारत रत्न प्रत्याशी से देकर भी हरवा ऊपर दिया, ठीक है, जीवन भर उनकी पॉलिसीज का विरोध उसके करते बाद रहे, उनको राज्यसभा में ठीक लेके है। आए। हाँ, अब देखिए, ये तो लोकतंत्र है जी, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में वो हारे, लेकिन उनको राज्यसभा में लेके कांग्रेस पार्टी आई, उनको सम्मानित कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया, ये भी ठीक है। सच्चाई है। ये ठीक है। दोनों चीजें तो हमें आप ये कह रहे हैं कि बताने भाई की प्रचार आज प्रसार नहीं कर पाए, वरना ये तो हमारे हमेशा से थे। और ये बिल्कुल सवाल उठ रहा है कि भाई सरदार पटेल साहब वहां तक की पहुंचने में विरासत को 64 साल लेके क्यों हुजूर कांग्रेस आते आते आज बहुत भी देर चल कर दी। रही है। मैं सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। सिद्धार्थ यादव कह रहे हैं, आपने सुना कि दुष्यंत नागर कह रहे हैं कि भाई हमको वहां तक पहुंचने में भले समय लगा, लेकिन हमारे मन में, हमारे दिल में पटेल और गांधी जी, अंबेडकर जी, ये हमेशा बसते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि प्रचार प्रसार में कांग्रेस पार्टी जो है कमजोर है। मैं कहता हूं ये सच्चाई नहीं है। प्रचार प्रसार में तो आप बहुत मजबूत हैं। आपकी कमी ये रही कि आप सिर्फ नेहरू गांधी के प्रचार प्रसार को ही कर पाए। जो भी भारत का ऐसा बड़ा महान नेता इतिहास में रहा, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, और जिससे आपको लगा कि नेहरू गांधी परिवार की जो एक मैन्युफैक्चर्ड इमेज इस देश के अंदर बनाना चाहते हैं कि वो टॉलेस्ट लीडर्स हैं भारत के, उसकी इस इमेज को कोई ना कोई चैलेंज कर सकता है। उन सब लोगों को आपने कमतर आंका, उनको आपने इतिहास से मिटाने का प्रयास किया, उनको कभी भी आपने उनका ड्यू क्रेडिट इतिहास में नहीं दिया। यह सच्चाई है, इस बात को आप भी जानते हैं। आज खड़े होकर के कहना बहुत आसान है कि अरे बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल तो इतने महान थे कि हमने भारत रत्न से ऊपर सम्मान उनको था, इसलिए भारत रत्न नहीं दिया। जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को चुनाव हराया, उनको तो आपने दे दिया भारत रत्न। उनको तो आप पद्म विभूषण दे सकते हैं, पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप पद्म विभूषण नहीं दे सकते। ये कमाल बात है। आप लोग जिस सुनियोजित तरीके से भारत के ऐसे महान वीरों को और महान नेताओं को अपने कांग्रेस पार्टी की इस नेहरू गांधी आइडियोलॉजी के चलते, उस परिवार के संरक्षण के चलते, उस एक इमेज के संरक्षण के चलते उनको कमतर करते आए हैं, मैं कहता हूं ये इतिहास के साथ अन्याय हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी अपने मंथन के लिए गई है, ये उनका आंतरिक विषय है। मंथन करिए, निश्चित रूप से करिए, नीतियों पर भी करिए और अपने संगठन पर भी करिए। देश भर में कांग्रेस पार्टी का क्या संगठन है, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। और नीतियों पर भी करिए कि क्या कांग्रेस पार्टी को तुष्टीकरण को छोड़ देना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत के साथ भारतीय विचार पर विचार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी को भारत के लिए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभानी चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी के पास इस उभरते हुए भारत के लिए कोई अच्छे सुझाव है। इन सब पर सोचना चाहिए थोड़ा। और कांग्रेस पार्टी जब सोचेगी, और वो भी गुजरात की धरती पर बैठ करके सोचेगी, तो निश्चित तौर पर भारत के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू पर भी जाएं, वहां भी कुछ एकांत में सब नेता अपना समय व्यतीत करें और वहां पर भी कुछ मंथन वो करेंगे, तो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं लाभ होगा। और राजनीतिक दल के नाते कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन होना चाहिए, हम तो इस बात को मानते हैं। पर कांग्रेस पार्टी ने जो इतिहास के साथ अन्याय किया है, वो देश का इतिहास, देश की जनता उनको जरूर उसके लिए दोषी हमेशा ठहराएगी। जी, विनोद मिश्रा के पास आएंगे। उससे पहले दुष्यंत नागर, एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है और देश की जनता भी ये पूछ रही है कि आप लोग विरासत में सियासत, दरअसल विरासत ढूंढ रहे हैं और उनको विरासत तक पहुंचना चाह रहे हैं। ये जो तमाम राज्य हैं उत्तर भारत के, जहां से एक एक करके आप साफ हो गए, वहां पर कार्यकर्ताओं को मजबूत करना, वहां पर जो आपका जो वोट बैंक है उस तक वापस पहुंचना, लोगों की आवाज उठाना, ये ज्यादा जरूरी है एज कंपेयर टू विरासत तक को पहुंचने में। निखिल, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं दुष्यंत जी को मैं अपनी तरफ से सवाल दूं। दुष्यंत जी कांग्रेस के पार्टी के, दुष्यंत जी माफी चाहता हूं आपसे, आप ही को मैं ही सवाल दे रहा हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ जी भी हैं, वो इतिहास के बड़े जानकार हैं, तो इसलिए आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, सिद्धार्थ जी काफी है इस बात के लिए। बस मैं आपको एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। अभी आज का जो सम्मेलन है, जितना हमने मीडिया के से जाना है और जितना वहां से लोगों से जाना है, उसमें इंपॉर्टेंट आज प्रियंका गांधी के एक कोई बड़ा पद देने की भी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब 2 टर्म से तो वेणुगोपाल जी हो गए, संगठन के बड़े महासचिव हैं। एक मिनट, तो संगठन के महासचिव हैं,
तो क्या ये जिम्मेदारी संगठन का प्रियंका गांधी पे इस बार आ सकती है, ऐसा जो सुन रहे हैं? यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें एक बार फिर आप घूमकर परिवारवाद पर ही आ जाएंगे। देखिए जी, अब कहने के लिए तो आप कह सकते हैं, स्वतंत्र है, मीडिया है, हम भारतीय जनता पार्टी की तरह आपके ऊपर कोई सवाल तो उठाएंगे नहीं। लेकिन 1989 के बाद में गांधी परिवार से कोई कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं बना है। वर्तमान में अध्यक्ष भी माननीय खड़गे साहब, बताइए जी 1989 के बाद में कौन मिनिस्टर बना है? कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं बना। अध्यक्ष के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अपनी सेवाएं पार्टी को दी, श्री राहुल गांधी जी ने अल्प समय के लिए दी। अब माननीय खड़गे जी अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के नेता भी हैं वो। तो अगर वो कोई जिम्मेवारी प्रियंका जी को देंगे अथवा राहुल जी को देंगे तो उनको वो एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में दायित्व निभाना पड़ेगा। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। आप लेकिन टॉप लीडरशिप देखिए, आज जो 55 वर्ष के अनुभव के साथ में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और योग्य लीडर हैं, श्री खड़गे जी निभा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में ये मुझे बता दें कितने दलित अध्यक्ष रहे? कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक दलित नेताओं को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का काम किया है, जिससे जो हमारे समाज का सीताराम केसरी का सामान उठाकर बाहर फेंकवा दिया था, ये मत भूलिएगा। जब आप दलित, जब आप देखिए ये चर्चा थी नहीं दरअसल, लेकिन जब आप इसको इस तरफ मोड़ेंगे और ये सारे सवाल उठाएंगे तो ये भी पूछा जाएगा कि वो भी दलित थे। सीताराम, हाँ बिल्कुल थे, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन उनका सम्मान किसी ने नहीं किया। भाई साहब, जब आप इतिहास की बात करेंगे तो ये कहा गया था उनको एक ऐसी जगह बंद कर दिया गया था पूरे उस दौरान जिस दौरान सोनिया गांधी टेक ओवर कर रही थी। मुझे लगता है इस बारे में विनोद जी और सिद्धार्थ यादव बेहतर बताएंगे। सिद्धार्थ जी बेहतर जी नहीं, ये तो गलत ही बताएंगे, ये बेहतर कहाँ नहीं, इतिहास सही हो तो आप ही बता दीजिए अगर सच बताना चाहें तो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद का क्या बात कर रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे इस देश की जनता। देखिए यहाँ पर आप कुछ भी बोले, लोगों को सब पता है। सिद्धार्थ जी बताएंगे, सिद्धार्थ जी बताएंगे बेहतर तरीके से। पार्टी को चलाने में उन्होंने स्वयं को असक्षम बताया, उन्होंने पद छोड़ा। देखिए निखिल जी, आनंद की बात यह है कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ये गांधीयन कांग्रेस को बचाने के लिए, ये अब तो उसको गांधीयन वाडराइन कांग्रेस कहना चाहिए, वो अपने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी बदनाम कर सकते हैं, वो पुराना अपना कांग्रेस पार्टी का इतिहास भी बदल सकते हैं। सब जानते हैं सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ, धक्के मार करके निकाला गया था, तब जानते हैं इस बात को। आप कह रहे हैं कि गांधी परिवार से कोई मंत्री नहीं रहा, अरे प्रधानमंत्री के ऊपर बैठा करके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का चेयरपर्सन बना दिया। जब कुर्सी आया करती थी तो प्रधानमंत्री की कुर्सी बदलवा दिया करते थे, क्योंकि सोनिया जी को उस कुर्सी पे बैठना होता था। फॉरेन डेलीगेशन आते थे तो आप बैठ करके हाथ मिलाया करती थी सोनिया गांधी। किस कैपेसिटी में? आपने संविधान को ताक पर रख करके एक ऐसी बॉडी बनाई जो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर थी, और आप कहते हैं कि हम कभी मंत्री नहीं रहे। आप सुपर पीएम रहे जी। आप इस पार्टी के आज भी एलओपी के पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा है जी, बिल्कुल। और आज भी एलओपी राहुल गांधी है। किस क्रेडेंशियल पर है? पहले माता जी बनी, फिर बेटा जी बने, फिर वापस माता जी बनी। किस क्रेडेंशियल पर बने? खड़गे जी बने, और खड़गे जी बनकर के 6 माह नहीं रुक पाए, उनको राज्यसभा में खड़े होकर के कहना पड़ा कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो केवल सोनिया गांधी की वजह से हूं। ये अगर आपका सशक्तिकरण है और ये आपका संगठन चलाने का तरीका है तो ऐसा संगठन आपको मुबारक। आप तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इसलिए भी नहीं बन रहे क्योंकि देश की जनता बार बार आपको बाहर का रास्ता दिखा रही है, पर जो अवसर आपको मिल रहा है आप वही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। 3 लोग एक ही परिवार से आज भी, कांग्रेस के सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अभी एकाध हो गया, अभी मेरे को लग रहा है कि उनके सुपुत्र भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी अवसर अगली बार दे देना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा तो है ही लाइन में लंबे समय से, सबको ले आइए। कांग्रेस पार्टी के जितने सांसद हो सब एक परिवार से कर दीजिए। दुष्यंत नागर जी जैसे कार्यकर्ता टीवी पे बैठ करके उनको उसी आस में बचाते रहेंगे कि कभी हमारा नंबर भी आएगा। आपका नंबर नहीं आने वाला। ये डायनेस्ट पॉलिटिकल पार्टियां बन चुकी हैं। इतिहास को बदलिए मत, बिगाड़िए मत। देश जानता है आपकी पार्टी का इतिहास, देश देख रहा है आपका वर्तमान, और इसीलिए दिखता है आपका भविष्य अंधकार में। ठीक है, विनोद मिश्रा कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जी। दुष्यंत जी, मैं आपके नैरेटिव का तो बहुत बढ़िया जवाब दिया है अभी सिद्धार्थ जी ने। मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा पॉलिटिकल, सर मैं थोड़ा सा आपको एक पॉलिटिकल बता रहा हूं। अभी जो डेवलपमेंट है कि गुजरात में इस अधिवेशन की जरूरत क्यों पड़ी है,
अभी आपको हमको पता होगा कि 2 बार राहुल गांधी इससे पहले पिछले महीने में गुजरात गए थे और एलानिया तौर पे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के मीटिंग में कहा था कि इसमें से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हैं कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं। तो सबसे पहले कांग्रेस के में एक तरह से उन्होंने कहा कि इन लोगों को बाहर निकालो। कांग्रेस के संगठन के मीटिंग में आप अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी का आदमी बता रहे हैं, उसे बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। आज वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन कर रहे हैं। तो ये जो कन्फ्यूजन आपको अपने पार्टी में है, बिहार आपने कल ही आपका बिहार राहुल गांधी का दौरा था, आपने देखा कि वहाँ राहुल गांधी की मीटिंग चल रही थी और बाहर जो है कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट में जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं और पुराने अध्यक्ष के लोगों के बीच में हाथापाई हुई। आप जो ये एकला चलो के सूत्र को लेके कांग्रेस पार्टी रीजनल पार्टी से एक अलग अपना एक स्टैंड लेने की राहुल गांधी बना रहे हैं और रीजनल पार्टी के बगैर आपका कहीं पे कोई चारा नहीं है। बिहार में आप कन्हैया कुमार के साथ को आगे करके वहाँ राजनीति करना चाह रहे हैं, लेकिन वैसी बिहार में आप अपने दूसरे नेता को लालू यादव के यहाँ भेज देते हैं कि आप वो जो दूसरा आपका क्रू है वो कम से कम पीछे न छूट जाए। तो ये जो शंका और संदेह पे राहुल गांधी की जो राजनीति है, एक तरह वो इंडिया गठबंधन का नेता भी बताते हैं और दूसरी तरफ जो है वो कहीं आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ में आप अपना कैंडिडेट देते हैं या वो सीधे सीधे आपकी एक जंग दिखाई देती है। तो ये बताइए कि ये जो मशक्कत हो रही है, क्या ये सिर्फ विरासत को लेके है या राहुल गांधी के इमेज को, राहुल गांधी के एक फ्यूचर के नेता के रूप में प्रोजेक्शन पे लेके जो ये जितने अधिवेशन हुए हैं उस अधिवेशन से क्या संगठन में कोई मैसेज गया है? ये सीधा सवाल आपसे है। ठीक है, देखिए मिश्रा जी, दुष्यंत बहुत नागर जी। अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको इस प्रश्न के लिए बिल्कुल आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, सुभाष बाबू 1938 में कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष बने थे। उन्होंने वैचारिक दृढ़ता पे की बात कही थी और उन्होंने आरएसएस के लोगों का कांग्रेस में जो है की सदस्यता को बैन किया था। पार्टी कहीं ना कहीं जैसे ये उदारीकरण का दौर आया, नेहरू इंदिरा जी के बाद में राजीव जी का दौर आया, पार्टी ने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों को पीआर कुमार मंगलम से लगा के गुलाम नबी आजाद तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जो वैचारिक रूप से मजबूत नहीं थे। और आज आप देखेंगे कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ जो है पूर्व में ही आरएसएस और भाजपा से थी। तो ये बात कार्यकर्ताओं के द्वारा उठाई जाती रही है और निश्चित रूप से ऐसे नेताओं को हटाए जाने की जरूरत है, इन्हें महत्वहीन करने की जरूरत है। जो वैचारिक रूप से गांधीयन विचारधारा के, नेहरूयन विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, उसका अनुसरण करने वाले लोग हैं, उन्हीं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दिए जाने की जरूरत है। लेकिन इस पर क्या शंका और संदेह की राजनीति जिसकी बात कही जा रही है उस पर तो कुछ लेकिन उन्होंने किया भी नहीं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि यानी कि वो शंका और संदेह की राजनीति का एक प्रसार तो उन्होंने कर दिया कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन वापस घूमकर फिर उसी गुजरात में पहुंच गया क्योंकि विरासत बटानी थी और अपने आप को भी बेहतर दिखाना था। देखिए, विरासत से बड़ी आज देश बचाने की बात है। आप देखिए देश के आर्थिक हालात कितने बिगड़े हुए हैं। कल कितना लाखों करोड़ रुपया आम आदमी का सुहा हो गया। सरकार की नीतियां अनिश्चितताओं से भरी हुई है। अमेरिकन ने टैरिफ बढ़ा दिया, भारत सरकार कोई फैसला नहीं ले पा रही है। तो देश को एक नया विजन देने की जरूरत है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी वहां जो मंथन कर रही है वो देश को केंद्र में रख के कर रही है। उसका पार्टी विरासत, नेतागिरी से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ठीक है। देखिए, राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। वो जन जन के नेता है, गरीब के, दलित, आदिवासी। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। आपके नेता हैं तो जाहिर तौर पर आप उनको जन जन का नेता मान रहे होंगे भी। मैं इस बात से ना इत्तेफाकी नहीं रख रहा हूं, लेकिन इस पर कितना इत्तेफाक रखेंगे सिद्धार्थ यादव ये वो बताएंगे। लेकिन सिद्धार्थ यादव जी, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि गुजरात में किसी तरह का चैलेंज आप लोग मजबूत महसूस कर रहे हैं कांग्रेस से? देखिए, हमको नहीं भूलना चाहिए निखिल जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी हैं जो गुजरात को, गुजरातियों को, गुजरात के अलग अलग रहने वाले बाशिंदों की जातियों को गाली देने का काम करते थे। तो नफरत करने वाले लोग हैं। आज हो सकता है डैमेज कंट्रोल करने के लिए वहां जाके गए होंगे, पर देश बचाने की बात करने वाले दुष्यंत नागर जी, थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को बचाने का प्रयास करिए। कांग्रेस पार्टी बचे, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देश के अंदर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार कर चुके आप लोग देश हित की किसी नीति के साथ नहीं खड़े हैं। जहां सरकारें बन रही हैं वहां पर
आपकी जो राज्यों की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त होती जा रही है, कर्नाटक के अंदर क्या हाल हो गया, हिमाचल के अंदर क्या हाल हो गया। देश की जनता पिछले 12 साल से जिस एक राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन जाती है, वहां पर कांग्रेस को दोबारा नहीं चुन करके भेज रही है, एक बार भी नहीं भेज रही है। 3 लगातार लोकसभा के चुनाव निकल गए, आप 200 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे अपने सांसदों का, 99 पर आप अपनी जीत मान लेते हैं। थोड़ा सा मंथन करिए और बाहर निकलिए इस ये जो चाटुकारिता का दौर कांग्रेस पार्टी के साथ चल रहा है। मुझे लगता है कि, और मैं एक शुभचिंतक के नाते कह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि देश की विपक्ष की पार्टी अच्छी हो, महत्वपूर्ण हो, मजबूत हो। मैं शुभकामनाएं देते हुए आपको कह रहा हूं कि इस दौर से आप बाहर निकलिए, तब शायद आपके लिए बेहतर होगा। आपने डरा रखा है, कांग्रेस को चंदा नहीं देता, आपको मिलता है 10 वर्ष में हजारों हजार करोड़। कांग्रेस आप चंदे के चक्कर में क्यों हो दुष्यंत नागर जी? तनख्वाह दे दो ना हिमाचल की। आप चंदों के चक्कर में क्यों हो? आप तनख्वाह दो। जनता ने आपको सरकार में बैठाया, हिमाचल में क्यों नहीं तनख्वाह दे पा रहे? कर्नाटक में क्यों कल आपको तेल बढ़ाना पड़ गया? क्यों आपको मिल्क प्राइस बढ़ाने पड़ गए? क्यों आपको बस का फेयर बढ़ाना पड़ गया? आपको चिंता है चंदे की, कितना खाएंगे, कहां लेके जाएंगे? स्वस्थ लोकतंत्र, कांग्रेस के सारे नेताओं को आप तोड़ के ले गए। पीआर कुमार मंगलम की दुष्यंत जी, मैं लास्ट में अपना ये कमेंट दे रहा हूं। दुष्यंत जी, मैं लास्ट में अपना एक निवेदन दे रहा हूं आपके सामने में। सर 1 मिनट सुन लीजिएगा। हम तो आप हमें महाराष्ट्र में सिर्फ, अच्छा दुष्यंत जी सुन लीजिए, दुष्यंत जी को सुन लीजिए पहले। दुष्यंत जी क्या कह रहे हैं? बता देंगे विपक्ष क्या होता है। दुष्यंत जी, मेरा लास्ट में आपसे बस यही निवेदन था कि महात्मा गांधी के स्वाधीनता संग्राम की ये कांग्रेस अगर चंदे से के कारण आगे नहीं बढ़ रही है तो ये अफसोसजनक बात है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल, ये गांधी ने इसीलिए कांग्रेस पार्टी को उस समय में कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम स्वाधीनता संग्राम वाली कांग्रेस ये नहीं है, ये गांधी जी ने कहा था। कम से कम गांधी जी के सम्मान में आप वो चंदे की बात न करें तो शायद बेहतर है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ गांधी जी के आदर्शों पर चलना छोड़ दिया है, इसलिए पार्टी की हालत है। कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष करना छोड़ दिया है, इसलिए ये हालत है। ये बात समझने की जरूरत है। रैलियां करने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरह से आपने चंदे की बात उठाई, निश्चित तौर पर यह सवाल जरूर खड़ा करेगा कि आप अभी फिलहाल विरासत ढूंढ रहे थे, विरासत के बाद वोट ढूंढ रहे थे, वोट के साथ साथ चंदा ढूंढ रहे हैं, तो थोड़ा जनता को भी समझना चाहिए कि आखिर आप ढूंढ क्या रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल दुष्यंत नागर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सिद्धार्थ यादव जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी उम्मीद से बड़ा मुनम्बम का भरोसा।